जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ट्री 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी में आने वाला है और उससे पहले संभावना है दोस्तों कि बिहार स्टेट का परीक्षा आप लोगों का कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि बीपीएससी ट्री 2.0 में हम लोगों ने देख रखा है कि बीएसबी के द्वारा कितना फास्ट स्टेट का परीक्षा कंडक्ट कराया गया था। तो आप बिल्कुल भ्रम में नहीं रहिए कि स्टेट का परीक्षा नहीं होगा। स्टेट का परीक्षा जो है दोस्तों ट्री 4.0 से पहले लिया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज की इस वीडियो से हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी को करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों टीजीटी साइंस के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इस प्रैक्टिस सेट में साइंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं जो कि एनसीईआरटी के पर क्या है दोस्तों बिल्कुल बेस्ड हैं। तो अगर आप बिहार स्टेट को ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ठोस वस्तु में ऊष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करती है। तो याद रखना है ठोस वस्तु में ऊष्मा चालन की जो दर है वह सामग्री की घनता पर, सामग्री की आयाम पर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। घर्षण पर जो है दोस्तों ऊष्मा चालन की दर ठोस वस्तु में निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश तरल तंत्र पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती हैं। तो याद रखना है संवहनीय संबंधी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती हैं दोस्तों? संचरण करती हैं। नेक्स्ट है ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि ऊन जो होता है ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। इस कारण ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में क्या रखते हैं दोस्तों? गर्म रखते हैं। नेक्स्ट है कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है यह पूछा जा रहा है, तो इसका रंग होता है काला। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो यह जो है कुनैन वृक्ष की छाल से मलेरिया के उपचार के लिए दवा बनाया जाता है जिसका नाम क्या है? क्विनीन है। याद रखेंगे। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? वायु के माध्यम से फैलने वाली कौन सी नहीं बीमारी है ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा जो होता है वो वायु के माध्यम से नहीं फैलता है, जबकि याद रखना है सामान्य जुकाम, निमोनिया और तपेदिक जो रोग होता है वो वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। तो यहाँ से ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो एडिज मच्छर सभी को मालूम है यह किसका वाहक है? तो यह डेंगू का वाहक है एडिज मच्छर। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र औषधि चक्र है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र औषधि चक्र है। ध्यान रखना है कि सल्फर जो चक्र है वह जैव भू रासायनिक चक्र औषधि चक्र है। राइट आंसर हो जाएगा सल्फर चक्र यानी बी। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण क्या है? तो जब यूरिक एसिड आपके शरीर में अधिक बनता है तो इससे कौन सा रोग होता है? इससे होता है गठिया नामक रोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में कौन अधिक काम कर सकता है? ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो कौन अधिक काम कर सकता है? याद रखना है बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है दोस्तों अधिक काम कर सकता है। एक घर में एक माह में 900 गुना 10 पे पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत है। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? यह पूछा जा रहा है कि इकाई में यह ऊर्जा कितना है। राइट आंसर की बात करें तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इकाई में यह ऊर्जा कितना है? तो यह है 250। कितना है? तो यह है 250। ये कैसे आया है? तो ध्यान देंगे कि 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है? जूल। तो 3.6 इंटू 10 पे पावर कितना होता है? 6 जूल होता है। और जब इसको इससे डिवाइड देंगे यानी 900 इंटू 10 पे पावर 6 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 10 पे पावर 6, तो 10 पे पावर 6 और 10 पे पावर 6 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ से कट के ऊपर चला जाएगा 10 और इसको जब आप काट छाट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 250 आएगा। कार्य करने की दर कहलाती है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य करने का दर क्या कहलाता है? इजी सवाल है। तो कार्य करने की जो दर है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है शक्ति। पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये क्या कहलाता है? यह पावर यानी शक्ति कहलाता है।
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बोला जा रहा है। तो याद रखना है, ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। ऊर्जा संरक्षण का यही सिद्धांत है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। बॉयंसी यानी उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है, तो यह दिया जाता है आर्किमिडीज को। दबाव को डैश से मापा जाता है, तो दबाव को कैसे, प्रेशर को आप कैसे मापते हैं, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी बल एवं क्षेत्रफल से इसको मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण, यहाँ पे पढ़ना है कि उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है कौन सा कारक। राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का जो आयतन है वह उत्प्लावन बल के परिमाण पर क्या करता है, निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पानी का घनत्व क्या होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि पानी का घनत्व कितना होता है, तो पानी का घनत्व होता है 1000 किलो पर घन मीटर, ये होता है पानी का घनत्व। भी रहेगा ये सवाल। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखेगा, तो ऑक्टेट नियम आपने पढ़ा होगा, न्यूलैंड का ऑक्टेट थ्योरी। तो उसमें जो 10वां तत्व होता है निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 10वां जो तत्व है वह किसके जैसा दिखेगा, तो वह दिखेगा 9वां। किसके जैसा दिखेगा, वो 9वां तत्व के जैसा दिखेगा दोस्तों, याद रखना है। 18 का सॉरी 9वां नहीं होगा, 10वां जो तत्व होगा वो किसके जैसा दिखेगा, तो वह दिखेगा तीसरा। सारे गामा पधा निशा, यानी 7 अक्षर के बाद वो जो तत्व है रिपीट करेगा, यानी उसका गुण जो होगा वो क्या होगा, पहले वाले तत्व से मैच करेगा। तो इस तरीके से अगर आप 10वें तत्व को लेंगे तो 3 से अगर काउंट करेंगे तब ये 10 तक जाएगा, यानी तीसरा तत्व और 10वां तत्व का जो गुण होगा वो क्या हो जाएगा, एक जैसा होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डोबेराइनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है। डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था, आपको मालूम होगा। डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था, जिसे डोबेराइनर ट्राइड के भी नाम से जानते हैं। और ये पूछ रहा है कि किसका प्रतिनिधित्व करता है। इंपॉर्टेंट ये सवाल है, तो यह करता है लिथियम, सोडियम और पोटासियम, यह इसका प्रतिनिधित्व करता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, यह पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, तो यह दिमित्री मेंडलीव ने किया था। कब, 1869 में किया था, याद रखना है। और इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया था वो कैसे बनाया था, तो एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान को केंद्र में रखकर यह बनाया गया था। और आवर्त सारणी का जनक किन्हें कहा जाता है, दिमित्री मेंडलीव को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना है मोस्ले को कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है, तो अवतल दर्पण है, तो ये दर्पण आप पहचानते होंगे, इसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण। तो लेफ्ट में जाते हैं तो साइन नेगेटिव होता है और राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो इसका जो वक्रता त्रिज्या कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट में इसका फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है। तो इसका राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह कहलाता है रेखीय आवर्धन कहलाता है। प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह कार्य करता है प्रकाशीय तंतु। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो अगर निकट दृष्टि दोष है तो हम किस लेंस का उपयोग करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस का उपयोग करेंगे। और दूर दृष्टि है तो दूर दृष्टि के लिए हम लोग अभिसारी लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, तो इसकी जो होती है दोस्तों ऊर्जा जो दक्षता होता है वह काफ़ी अधिक होता है, इसलिए हम साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल का आजकल यूज कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है, राइट आंसर हो जाएगा कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम को यह दर्शाता है। बल F बराबर क्या होता है, सभी को मालूम होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 27 का
14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर क्या होता है? P इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। 14 इंटू 28 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। इसका 28 का राइट आंसर हो जाएगा 392 किलोमीटर पर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका मोमेंटम कहलाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? ये सवाल पूछा गया है। तो बुध ग्रह पर आपका जो वजन होगा वह कितना हो जाएगा? वो 14.3 किलोग्राम होगा बुध पर वजन, याद रखेंगे। पेंडुलम लयबद्ध दोलक यानी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है, अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है। पेंडुलम का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं? पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं दादाजी की घड़ी में। वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय लगने वाला समय, तो एक्सेलरेशन बराबर आपने पढ़ा होगा v/t। तो ये क्या होता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है, तो इसे असमान गति कहा जाता है। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा तो इसे कौन सा गति कहा जाएगा? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे असमान गति कहेगा। लेकिन समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है कोई वस्तु तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समान गति कहते हैं। तो याद रखेंगे। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है 8 सेकंड के बाद उसकी गति कितनी होगी? यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड स्क्वायर यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 8 सेकंड के बाद आपसे पूछा जा रहा है उसकी गति क्या हो जाए? तो एक्सेलरेशन बराबर होता है v/t। यहाँ पे सब कुछ दिया रखा है, 4 यहाँ पर रख देंगे और 8 सेकंड है तो यहाँ से 8 रख दिया, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32 मीटर पर सेकंड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर होगा। सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक, पहला बात कि कौन सा तरंग छोड़ता है याद रखेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यह छोड़ता है, का उपयोग करता है। तो याद रखना सोनार का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो पानी के नीचे वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा सवाल ये, तो याद रखना हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वेग है, वेलोसिटी, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ये सभी के सभी ध्वनि तरंग की विशेषता है। हर्ट्ज जो है यह ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस में मापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं, याद रखेंगे। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और आवर्तकाल टी के बीच क्या संबंध होता है? तो आवृत्ति जो होता है 1 क्या होता है? टी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? बिल्कुल मंद श्रव्य यानी सुनने वाली ध्वनि का तीव्रता, इंटेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है कि इंटेंसिटी का लेवल इसका क्या होता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा, यह होता है 0 डेसिबल। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? तो सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन है, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी। नेक्स्ट, निम्न में से विषम की पहचान कीजिए। कौन सा विषम है ये आपको पहचानना है। तो इसमें विषम कौन सा है? तो इसमें जो विषम है वो 39 का क्या हो जाएगा? ZnOH का होल ट्वाइस, ये जो है विषम है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बनता है ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो विषम कौन सा है यहाँ पर? तो 39 का राइट आंसर जो हो जाएगा, 39 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। तो ये क्यों विषम है? तो ये जो है NaOH CuOH का होल ट्वाइस NH4OH, ये जो है बेसिक नेचर के हैं। कैसे हैं ये? तो ये बेसिक नेचर के हैं। लेकिन जो ये है ZnOH का होल ट्वाइस, ये एम्फोट्रिक नेचर का है। कैसा है ये? तो ये एम्फोट्रिक नेचर का है, इसलिए ये क्या है? औरों से भिन्न है। तो ये काफी VBI सवाल है, याद रखना है आपको। यदि हम धोवन सोडा, धावन नहीं है ये, धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? धोवन सोडा है तो धोवन सोडा क्या होता है? Na2CO3 होता है, प्लस आपको क्या लेना है? HCl लेना है। तो इससे क्या होगा?
इससे क्या हो जाएगा, आपका क्या बनेगा, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो लवण बनेगा यानी NaCl बनेगा, प्लस H2O बनेगा, और क्या होगा, CO2 बनेगा। तो ये कैसी अभिक्रिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें CO2 गैस जैसे बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ केवल उदासीनीकरण, अभी क्या उदासीनीकरण तो है, यहाँ लवण बन रहा है, लेकिन कोई गैस नहीं निकलती है, ये गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है, और वो भी कैसे, तेज बुदबुदाहट के साथ यह निकलता है, याद रखेंगे। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर की बात करें तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, यौगिक बन दो यौगिकों को सॉरी दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का क्या होता है, विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है। तो ये अच्छा सवाल, ये सारे के सारे जो यहाँ पर सवाल दिए गए 39, 40 और 41, ये काफ़ी अच्छे सवाल है। 6 to 8 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो ट्री 4.0 की अगर आप परीक्षा देने जाना, तो क्योंकि ऐसे सवाल जो है दोस्तों पूछा जाता है एग्जामों में, तो ये सब सवालों को हाईलाइट कर लेंगे, ये सब काफ़ी अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम है, अल्काइन है, अल्कीन है, अल्केन है। सही क्रम आपसे पूछा जाता है तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अल्केन का सूत्र क्या होता है, ये पूछा जा रहा है, तो CnH2n+2 ये होता है अल्केन का। अल्कीन का होता है CnH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n-2, ये अल्काइन का होता है। ये दोनों क्या होता है, अनसेचुरेटेड होता है, ये क्या होता है, सेचुरेटेड होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फॉर्मूला यानी आइपक नेम समान नाम के गलत सेट है, ये आपको पहचाना कि कौन सा जो है इसमें से गलत नाम है। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा 3, C3H8OH, इसे प्रोपेनॉल कहा जाता है, यानी प्रोपाइल अल्कोहल कहा जाता है, यह गलत है। क्यों गलत है ये प्रोपेनॉल और प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसका यहाँ पर गलत लिया। फॉर्मूला होता है C3H7OH, ये होता है प्रोपेनॉल, जिसे हम लोग प्रोपाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा, इसलिए यह गलत है। C4H9OH, इसे ब्यूटेनॉल कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल करते हैं। ये होता है मेथनॉल, जिसे मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, और ये होता है इथेनॉल, जिसे इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, VBI सवाल कर लीजिए। एल्युमिनियम धातु को किसके द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, ये सवाल पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा कटौती। ठीक है, तो एल्युमिनियम धातु को कटौती के द्वारा जो है यह क्या किया जा सकता है, अलग किया, सॉरी यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, एल्युमिनियम धातु को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो याद रखना है इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी कटौती नहीं होगा। एल्युमिनियम धातु को जो है वह इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा क्या किया जा सकता है, निष्कर्षित किया जा सकता है। ये VBI सवाल है, हाईलाइट इसको कर लेंगे। 46 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका ये होता, सॉरी मैंने ये बता दिया पिछले वाले क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा पाइसम सैटिवम। हरा मटर का जो वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम होता है वो पाइसम सैटिवम होता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के लिए कारक हैं, तो लड़की के जन्म के लिए कारक कौन सा गुणसूत्र है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो लड़की के जन्म के लिए कौन सा कारक है, तो XX है, और लड़कों के लिए XY है। और लिंग निर्धारण जो होता है पुरुषों से होता है, महिलाओं का इसमें रोल नहीं होता है, याद रखेंगे। होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था, यह पूछा गया कि होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, जिन्होंने द्विनाम पद्धति को दिया था। यानी द्विनाम पद्धति के जनक किनको कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था, यह पूछा जा रहा है। तो सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था, तो यह गढ़ा गया था दोस्तों किसके द्वारा, तो यह गढ़ा गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ उत्तरजीविता जिसे हम लोग कहते हैं, यह दिया गया था वर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है।
एक विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा खपत इतना है, इकाई में इसकी ऊर्जा कितनी होगी पहले भी मैंने बता रखा है। क्या करना है 3.6 × 10⁻6 से आप डिवाइड देंगे, इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 इकाइयाँ। ठीक है, बी इसका जो होगा राइट आंसर होगा। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो V इक्वल टू क्या होता है I × R होता है। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। तो V/I निकालेंगे तो क्या मिलेगा R मिलेगा, यानी रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस को क्या हिंदी में कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। विद्युत परिपथ में डैश की गति में विद्युत धारा बनती है। तो याद रखना है विद्युत धारा कैसे बनता है, तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। निम्न में से कौन सा, और I बराबर क्या होता है याद रखेंगे, करंट बराबर क्या होता है Q/T होता है, ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो परिपथ में विद्युत धारा को पता कौन लगाता है? अच्छा सवाल है। तो विद्युत धारा को पता कौन सा लगाता है? तो यह लगाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। ठीक है, और एमीटर कई लोग सोचेंगे तो एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु यंत्र है, लेकिन किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने का यंत्र क्या कहलाता है? यह होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एमीटर को टिक आउट नहीं करना। वोल्टमीटर क्या होता है? तो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है? तो विद्युत आवेश मापने का यंत्र क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमीटर कहलाता है। एक परिनामित्र की कोण पटलित क्यों करते हैं? कोण आपसे पूछा जा रहा है कि इसको पटलित क्यों किया, यानी घुमावदार इसको क्यों बनाया जाता है? पटली मतलब लेमिनेशन करना, पटलित कर क्या होता है? लेमिनेशन होता है। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर है सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है तथा कोर को लेमिनेट किया जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में क्या होता है होने वाली भंवर धारा हानि को कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का भंवर धारा हानि को कम करने के लिए यह किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है। याद रखेंगे सी होगा। निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो ये सवाल पूछा गया है, तो याद रखना है किस में नहीं है? तो चुंबक पत्थर, यानी लेड स्टोन में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता, जबकि निकेल, लोहा और एल्युमिनियम इसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण होता है। राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी। नेक्स्ट है 56 की एक ज्वावक्रीय एसी वोल्टता का शिखर मान 220 वोल्ट है, उसका आरएमएस मान कितना होगा? तो आपने पढ़ा होगा कि आरएमएस बराबर क्या होता है? भी आरएमएस बराबर क्या होता है? VM बाई क्या होता है? √2 होता है। तो अगर ये 220 वोल्ट डिवाइड में √2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 110 √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है किसी एसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी रिएक्टिव पावर द्वारा दिया जाता है, डैश द्वारा दिया जाता है, यह सवाल पूछा गया है। तो यह दिया जाता है किसके द्वारा? तो यह दिया जाता है Q बराबर VI sin थीटा। Q बराबर क्या होता है? VI sin थीटा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छे सवाल हैं दोस्तों, डिटेल दिया गया आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम आपसे पूछा जा रहा है। तो चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा आपस में क्या होता है? लंबवत होता है। चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा क्या होता है? यह लंबवत होता है। यह फ्लेमिंग का राइट हैंड जो है दोस्तों रूल है। ठीक है, याद रखेंगे। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे डैश का निर्माण करती हैं, ये याद रखना। तो वह जाइगोट का निर्माण करती हैं। जाइगोट का निर्माण ये करती है जिसे हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? सभी को मालूम होगा कि ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत का एम्फीबियन कहा जाता है। इसे राइट आंसर होगा सी। डैश बीज रहित संवहनीय पौधे हैं जो स्वतंत्र गैमीटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो बीज रहित संवहनीय पौधे, यहीं से आपको पहचान लेना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीज रहित संवहनीय पौधा कौन सा होता है? तो ये होता है टेरिडोफाइटा। राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। निम्न में से किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है?
तो अल्फा अल्फा के रूप में किसे संबोधित किया जाता है? तो यह किया जाता है सटीवा को। सटीवा को जो है अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है कि डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बडिंग, यानी मुकुलन में असमान अनुजात कोशिकाओं का क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देखें तो मुकुलन किसमें होता है? तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रा में और ईस्ट में। हाइड्रा और ईस्ट में जो जनन होता है या वह किसके थ्रू होता है? अलैंगिक जनन ही है। ये अलैंगिक जनन का यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है मुकुलन। तो हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन के माध्यम से जो होता है दोस्तों, नए जो भी होते हैं नए जीव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। तो मिश्रण प्रकृति में समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है कि स्थिर अनुपात के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना है, जोसेफ प्रोउस्ट के द्वारा जो है स्थिर नियम अनुपात को प्रतिपादित किया गया था। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? तो उस वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत को दिया गया था। रसायन शास्त्र में कण, और इससे जो है दोस्तों जॉन डाल्टन से रिलेटेड हाल ही में जो 17th पीएससी का एग्जाम हुआ था वो जॉन डाल्टन से रिलेटेड सवाल भी पूछा गया था। रसायन शास्त्र में कण यानी मूल शब्द का परिचय किसने कराया था? तो मूल शब्द का परिचय किसने कराया था? तो यह कराया था विलियम ओस्टवाल्ड के द्वारा। ठीक है, विलियम ओस्टवाल्ड के द्वारा मूल शब्द का परिचय कराया था। निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो कार्बन सी होता है, लोहा एफ होता है, आयोडीन आई होता है और फ्लोरीन क्या होता है? एफ। तो आसानी से जवाब दे सकते हैं लोहा। इसका 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। 69 की अगर हम बात करें तो 69 हमारा क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। राइट आंसर हो जाएगा 69 का ए। 70 की बात करें तो किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? भी इसको कर लेंगे। तो याद रखना है, इसे अधिकतम जो है 2n², यानी राइट आंसर की बात करें तो डी इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बोर-ब्यूरी के अनुसार क्या कहा गया था कि किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो संख्या है वो 2n² होती है, जहां n क्या है? कक्षाओं की संख्या है। ठीक है, आइसोटोप या समस्थानिक क्या होता है? आसानी से जवाब दे सकते हैं कि आइसोटोप किसे कहा जाता है? एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक एक ही होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, उसे आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। तत्व जिनकी परमाणु संख्या एक समान है परंतु द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है आइसोबार। तो ये रिवर्स है, आइसोटोप्स का उल्टा होता है आइसोबार। इसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु संख्या क्या होता है? इसमें भिन्न होता है, तो इसे कहा जाता है आइसोबार। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी। जैसे आपने सुना होगा आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम, इन सब का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 40 होता है। आर्गन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 19 और कैल्शियम की बात करें तो इसका होता है 20। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परमाणु जो संख्या है वो डिफरेंट है लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान है वो सेम है। तो ये इसे क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है? तो याद रखना है निष्क्रियकरण जो है दोस्तों यानी उदासीनीकरण रासायनिक परिवर्तन का क्या है? एक उदाहरण है। जैसे कैसे? HCl प्लस NaOH, इसको अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो ये उदासीनीकरण है, अभिक्रिया होता है। और ये क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, आसवन यानी डिस्टिलेशन, ये सब जो होता है रासायनिक परिवर्तन का नहीं बल्कि क्या है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, याद रखेंगे। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, क्रिस्टलीकरण और आसवन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं, कशेरुकी की विशेषता नहीं पूछा जा रहा है आपसे, तो याद रखना है व्यासीय सममिति, ये जो है यानी व्यासीय सममिति का इंग्लिश क्या होता है, रेडिकल सिमेट्री, क्या होता है इसका, रेडिकल सिमेट्री जो होता है वह कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट का उदाहरण मतलब विशेषता नहीं होता है। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होता है, याद रखना है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी, तो याद रखना है किस प्रकार किया गया था, तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है, याद रखना है। जीवित कोशिकाओं की खोज इनके द्वारा नहीं किया गया था। जीवित कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ल्यूवन हॉक को के द्वारा किया गया था। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म इसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा भी सवाल है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस, क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, तो फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए इंपॉर्टेंट है और VBI भी है। तो यह कौन सा जिम्मेदार है दोस्तों, याद रखेंगे, यह है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन्स जो होता है वह एक तरह का वर्णक है जो फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे, डिटेल PDF में दिया है, आप वहां से देख लेंगे। दृढ़ संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती हैं, तो यह क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है दोस्तों क्या, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा, यह कहलाती हैं नसें, क्या कहलाती हैं, यह नसें कहलाती हैं, यानी लीगामेंट कहलाता है, नसें का अर्थ होता है लीगामेंट, याद रखेंगे। BMT बोन मसल टेंडन होता है, BBL होता है, ठीक है, तो बोन लिगामेंट, तो यहां बोल रहा है दृढ़ संयोजी उत्तक द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती है लिगामेंट। और बोन को मसल से जोड़ने वाला क्या कहलाता है, टेन, बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट, यही सवाल पूछा गया था, और बोन मसल को जोड़ने वाला टेंडन कहलाता है। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली, यह सवाल पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा क्यूटेनियस झिल्ली का प्रकार है, राइट आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, तो मेरिस्मेटिक जो होता है वह पौधों में होता है, और मेरिस्मेटिक का अर्थ होता है विभाजितिक यानी जो विभाजन करते हैं, और ये सवाल भी आया हुआ है विभाजितिक उस तक से क्या होता है, तो पौधों का विकास होता है, ठीक है। 2 तरह का होता है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है। और परमानेंट टिश्यू जो होता है 2 प्रकार का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन सा आता है, तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जटिल अस्थायी ऊतक में कौन कौन सा आता है, तो जाइलम और फ्लोएम आता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती है, ये आपसे पूछा गया, अच्छा सवाल है। तो यह है ऑक्सिन, कौन सा है, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होता है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर क्या होता है, घटता जाता है। सूरजमुखी के पुष्प की सुर की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अच्छा सवाल है, तो इसे कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। सूरजमुखी का पुष्प आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य जिधर रहता है उधर ही वो घूम जाता है, इसे कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पुनः विघटन के लिए जिम्मेदार है, तो ऑक्सीश्वसन, याद रखेंगे, ऑक्सी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की मदद से होता है, और ग्लूकोज जो होता है CO2 और H2O में पुनः विघटित होता है और ऊर्जा विमुक्त होता है। आपसे पूछेगा श्वसन कैसी घटना है, तो श्वसन जो है ऑक्सीकारक घटना है
और ऊष्माक्षेपी यानी इसमें से ऊष्मा क्या होता है, रिलीज होता है। याद रखेंगे श्वसन कैसा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है श्वसन में, जिससे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संयोग करके CO2 H2O और क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। गार्ड सेल यानी गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाती है, जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। ये सवाल आपसे क्या है दोस्तों, पूछा गया है। तो याद रखेंगे पानी, पानी जब गार्ड सेल में के अंदर जाता है तो वो फूल जाता है, जिससे स्टोमाटा का छिद्र क्या होता है, खुल जाता है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा किया गया था, यह सवाल पूछा गया। तो वैज्ञानिक नाम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रत्येक वृक्क यानी किडनी में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों वृक्काणु कहा जाता है। ठीक है, मतलब किडनी की इकाई पूछा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश हिंदी में क्या कहा जाता है, वृक्काणु कहा जाता है। साइनेप्स वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरता है। तो साइनेप्स क्या होता है, ये सबसे पहले आपको समझना है। तो तंत्रिका तंत्र अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्या होता है, मान लेते हैं कि ये तंत्रिका तंत्र है। ये क्या होता है, ये एक्सोन होता है, और ये एक्सोन का क्या होता है, एंडिंग होता है। और जो दूसरा तंत्रिका तंत्र इससे जुड़ा होता है, इसके बीच का जो गैप होता है, ये कहलाता है साइनेप्स। तो वह बिंदु होता है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरता है। तो याद रखना है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो होता है वह गुजरता है आवेग, इससे साइनेप्स के थ्रू ही होता है। और ये जो इसमें आप देखते हैं, ये इसको कहा जाता है डेंड्राइल। क्या कहा जाता है, डेंड्राइल कहा जाता है, याद रखेंगे। ये होता है हमारा एक्सोन होता है, और एक्सोन एंडिंग के बाद ये जो होता है साइनेप्स के थ्रू जुड़ा रहता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से। ठीक है, याद रखेंगे। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होता है, यह आवेग गुजरता है इससे। राइट आंसर हो जाएगा बी। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है, तो एस्ट्रोजन का मूल कार्य आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने का कार्य करता है एस्ट्रोजन। महिला सेक्स हार्मोन है, याद रखेंगे। माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करती है। तो किससे पोषण प्राप्त करता है, अच्छा सवाल है। तो याद रखना है बीजांडसन से, जो है बीजांडसन से माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है अपना पोषण जो है प्राप्त करता है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बीजांडसन का नहीं आ रहा तो मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, प्लासेंटा। प्लासेंटा का नाम सुना होगा, प्लासेंटा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करती है। कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे, अच्छा सवाल है। तो याद रखना है कब किया गया था, तो यह किया गया था 19वीं शताब्दी में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है, क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं में डैश के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है। सबसे पहले एनजीटी की स्थापना कब हुआ था, 2010 में हुआ था। ये सवाल याद रखेंगे। और इसमें जो क्यों प्रतिबंध लगाया गया था, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण फेफड़ों का क्या होता है, इससे कैंसर होता है अत्यधिक प्रदूषण के कारण। इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल यानी इको फ्रेंडली प्रक्रिया है, तो इको फ्रेंडली प्रक्रिया पूछा जा रहा है। तो याद रखना है सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना, यह इको फ्रेंडली प्रक्रिया। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत के क्षय का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो याद रखना है इसका मुख्य कारण है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र ऊपर निर्मित होता है, अच्छा सवाल है, इसको VBI कर लेंगे। तो यह जो है छिद्र कहां पर विकसित होता है, तो यह होता है अंटार्कटिका में। चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है, यह भी अच्छा सवाल, VBI कर लेंगे। 98 का राइट आंसर हो जाएगा, 98 का राइट आंसर हो जाएगा। एपिको आंदोलन कहां पर चला था, तो उत्तर कन्नड़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा गया। तो याद रखना पवन चक्की जो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है, इंपॉर्टेंट सवाल है, BPSC में हम लोगों ने देख रखा है, ऐसा सवाल आया हुआ है। तो बाघ, सरिस्का और रणथंभौर जो है बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इस सेट में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि NCERT बेस्ड पूछे गए थे। पूरा डिटेल जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, पूरा डिटेल इसका दिया गया है, तो उस डिटेल को आप PDF डाउनलोड करके देख लेंगे।
तो आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।